आज की जो वर्तमान परिस्थिति है हम सब उससे वाकिफ़ हैं। जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है और देश के सामने लगातार चुनौती खड़ी हो रही हैं, और सच में देश एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। और उस हालात में और भी ज़्यादा बदतर हो जाते हैं जब कोर्ट भी सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के सरकार की हर गलत बात को सही साबित करके उस पर मोहर लगा देती है। ऐसे हालात में आज देश है। साथियों, ये जो 3 कानून, खेती के कानून, ये सरकार लेकर आई है, ये कोई अचानक आए हुए कानून नहीं है और केवल बीजेपी लेकर आई है ऐसा नहीं है। अब से पहले शायद एमएलए साहब बोले थे, उन्होंने इशारा भी किया था और जो साथी थे उन्होंने भी इशारा किया। इसके पीछे जो आरएसएस है वो है सबसे खतरनाक चीज। ये मोदी, ये अमित शाह, ये योगी, ये केवल पपेट हैं, केवल मुखौटे हैं। इनके पीछे जो ताकत है, ये इन सबको चलाने वाली, इनके माध्यम से ये सारे काम करवाने वाली जो संस्था है वो है आरएसएस। हमें उसको बहुत समझना होगा। और ये सच है कि ये जो कानून है ये उसी श्रृंखला में एक लाए हुए कानून है जिस श्रृंखला में पहले यूएपी, वो जो सीए-एनआरसी का कानून आया, उससे सबसे पहले जब नोटबंदी 2016 में की गई, फिर जीएसटी लाया, ये सब उसी श्रृंखला में है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जो है हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना की जाए, ये सब उसके लिए है। पर है कैसे, इसको सारा समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूं उसको बताने की, ये आखिर चला कैसे है। 2016 में जब नोटबंदी की गई, जो लोग नहीं समझते थे, या यूं कहो कि जो गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उन्होंने समझा बहुत बढ़िया कानून है। क्योंकि आरएसएस की एक बड़ी कलाकारी यह है, जब भी वो किसी काम को करती है तो उसके पीछे उसके मतलब मुखौटा जो रखती है वो देश हित, राष्ट्र हित, राष्ट्रवाद शब्द जो है इस्तेमाल करती है। वो ऐसे करती है जो सबको लगे यार ये तो मेरी ही बात है, जैसे भ्रष्टाचार, वो सब ऐसे शब्द इस्तेमाल करती है, ऐसे काम करती है। तो लोगों ने समझा नोटबंदी किसके लिए नोटबंदी? 4 उसके कारण बताए। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हर कोई चाहेगा कि आतंकवाद खत्म हो जाए। काला धन इससे खत्म हो जाएगा, हर कोई चाहेगा यार काला धन खत्म हो जाएगा तो कम से कम लोगों को रोजगार मिलेगा, देश तरक्की करेगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, जाली नोट खत्म हो जाएंगे। तो कि जैसे जाली नोट का जैसे अनुभव रहा होगा, किसी के पास नकली नोट आया होगा, वो भी चाहता होगा यार नकली नोट आया यार, ये तो खत्म होने चाहिए, 1000 का है या 500 का। ये 4 शब्द दिए नोटबंदी की, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। और प्रशंसा उस हालत में भी की कि जब आदमी अपने ही पैसे के लिए बैंकों की लाइन में लग रहा है और 200 के लगभग लोगों की मौत अपने ही पैसे के लिए हो गई। कई परिवार ऐसे भी बर्बाद हो गए कि घर में शादी थी, पैसा है बैंक में, निकाल नहीं पा रहे हैं, पैसा निकल नहीं पाया, और उसमें कि कैसे शादी होगी, सारी व्यवस्था कैसे होगी, सब कुछ सर पे आ रहा है, डेट भी तय हो गई, हार्ट अटैक हो गया, मर गए। 2-4 किस्से इस तरह के भी आए, फिर भी लोगों ने कहा बढ़िया है। अफसोस ये है कि एजुकेशन ना होने की वजह से, और यूं कहूं कि प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से लोग कितनी दूर तक देखना चाहिए वो देख नहीं पाते हैं। और ऐसा ही हुआ कि आगे इसका परिणाम क्या होगा देख नहीं पाए। लोगों ने प्रशंसा की, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। नोटबंदी से क्या हुआ? गरीबों के घर में रखा हुआ अपने बुरे समय का जो पैसा था, जो उस समय काम आ सकता था, वो भी बाहर आ गया, सरकार के पास आ गया।
लाभ उसका कुछ नहीं हुआ। दूसरा, जो नोटबंदी थी, उस नोटबंदी से, नोटबंदी के दौरान तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों की नौकरी गई, बेरोजगार हो गए। इतना बड़ा उसका जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ा। सरकार ने दिखाया नहीं, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा यह काम किया। और 2016 के बाद में बीजेपी ने किसी तरह के आंकड़े, किसी तरह की इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं दी, सब बंद कर दी। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपको पता ही नहीं लगेगी कि हो क्या रहा है, हकीकत में क्या हो रहा है, किसका किस तरह के प्रभाव पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगी। वही बीजेपी ने किया, लोग समझ ही नहीं पाए। लेकिन उसका परिणाम यह है कि गरीब और गरीब हो गया और 4.5 करोड़ लोगों की नौकरी चलेगी। फिर जीएसटी आया। जीएसटी कहा गया एक देश एक टैक्स, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ना तो उस समय जिस समय नारा दिया गया और ना आज 2016 के बाद 17 में जीएसटी लागू हुआ, तब से लेके आज तक ना तो एक देश एक टैक्स था, ना एक देश एक टैक्स है। आज भी अलग अलग तरीके के टैक्स चल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या जिसकी वजह से ये सारी चीजें की गई? हुआ ये कि जो टैक्स सेल टैक्स के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी और वो उनके खजाने में जाता था, उनकी इनकम का एक स्रोत था, वो खत्म हो गया। सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करने लगी। जीएसटी के नाम से सारा टैक्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? जो स्टेट का हिस्सा था, तकरीबन 35,000 करोड़ रुपया जो राज्यों का टैक्स है जीएसटी का, जिसे एसजीएसटी बोलते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को नहीं दिया। आप कह सकते हो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि आप रिजर्व बैंक से लोन ले लो, रिजर्व बैंक से कर्जा ले लो, स्टेट से कह रहे हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है। कारण क्या है इसके पीछे, वो समझना बहुत जरूरी है। और कारण यह है कि जब स्टेट के पास में पैसा नहीं होगा और देश भर में जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा है टैक्स के माध्यम से, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे देने से मना कर दिया, तो जो स्टेट हैं वो सेंटर पर निर्भर होने लगेंगे। जैसे जैसे वो सेंटर पर निर्भर होने लगेंगे, वैसे वैसे स्टेट कमजोर होने लगेंगे। और वो जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, जिसमें गणतंत्र कुछ नहीं होगा, लोकतंत्र कुछ नहीं होगा, प्रजातंत्र का आता पता नहीं होगा, केवल और केवल राजतंत्र होगा, जिसके लिए बहुत ही शब्दों की बाजीगरी ये करते हैं, जिसके लिए कहते हैं एक राष्ट्र एक इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन। तो एक इलेक्शन का मतलब केवल एक ही इलेक्शन है, मोदी जी का इलेक्शन, बाकी किसी का इलेक्शन नहीं है। यह है उनकी कल्पना जो है। धीरे धीरे लोग ऐसे कह सकते हैं कि नहीं साहब ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे ही होगा। इसका एक और उदाहरण देता हूं, जैसे राज्यों को कमजोर किया गया। जिस जीएसटी को लेकर आए, इस जीएसटी में आज तक 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो चुका है। फर्जी बिल बनते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगर कोई साथी यहां बैठे हों या उनसे जुड़े हों, वो जानते होंगे। नहीं है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों से पूछो कितने फर्जी बिल बना के, और ये जीएसटी से जो पैसा वापस लेते हैं व्यापारी, वो कैसे पैसा वापस लिया जा रहा है। स्टेट उससे कमजोर हो रहा है, स्टेट के पास पैसा नहीं है। अब स्टेट पर दूसरी मार दो तरह की। एक, ये जो कानून बनाया है, जो हमारे यहां पे बहुत एडवोकेट साथी बैठे हैं, आप सब जानते हैं, जो एग्रीकल्चर है और मार्केटिंग है, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं हैं, स्टेट के सब्जेक्ट हैं। और स्टेट के सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में लाके ट्रेड एंड कॉमर्स वाले 33 नंबर वाली जो कॉलम है उसमें लाके जबरदस्ती इस पर सरकार ने कानून बनाया। इसका मतलब जो राज्य का अधिकार क्षेत्र था उसको आपने हड़प लिया। तो पहले पैसे से आप कमजोर कर रहे हैं कि उसका हिस्सा नहीं दे रहे, दूसरा आपने उसका कानून बनाने का अधिकार भी हड़प लिया। तो आज अगर हड़पा है तो कल भी आप और हड़केंगे, इसको कल आप और कमजोर करेंगे और स्टेट के जो विषय हैं उन पे कानून बनाएंगे, और फिर उसके साथ में नजीर ये देंगे कि ये तो पहले भी किया है, आज को नई बात है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के उस पर पहले भी कानून बनाया, फिर ये नजीर देंगे या उनमें हेर फेर करेंगे शब्दों में, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, तो कमजोर हुआ। साथ में
जो ये मंडियां, निजी मंडियां बनाई जा रही हैं, और निजी मंडियों में जैसे भी साथी बता के गए, जो टैक्स होता है, जो व्यापारी देता है, किसान नहीं देता। कहीं 6% है, कहीं 4% है, कहीं 4.5% है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से है। निजी मंडियों में वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टेट की इनकम का एक और सोर्स था, निजी मंडियों में जो व्यापार होता था, उससे हजारों करोड़ की इनकम जो स्टेट की होती थी, वो इनकम भी आपने खत्म कर दी। इसका मतलब यह है कि आप राज्य को लगातार कमजोर करते चले जा रहे हैं, और राज्य कमजोर होगा तो राज्य सेंटर पर निर्भर होगा, और जब सेंटर पर निर्भर होगा तो सेंटर अपने हिसाब से राज्य को चलाएगा। इसका मतलब यह है, जब राज्य को अपने हिसाब से सेंटर चलाएगा, धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ऐसा आएगा राज्यों की विधानसभाएं खत्म होंगी। जो एमएलए जो बनते हैं विधानसभाओं में, ये सब खत्म होंगे, कुछ रहेगा नहीं, राज्य ही खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से निर्भर सेंटर पर हो जाएगा। यह है हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, जिसके तहत धीरे धीरे बीजेपी, आरएसएस काम कर रही है। अब मैं उस पर आता हूं, जो कानून बनाए हैं, कानून जिस तरह से बनाए हैं, मैंने आपको बताया कि कानून राज्य का विषय है, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग। जो हमारे संविधान में आर्टिकल 246 है, उसके 7th शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंटर लिस्ट तीनों दी हुई हैं। स्टेट लिस्ट के कॉलम नंबर या सीरियल नंबर 14 पर, 14 पर एग्रीकल्चर है, 28 पर मार्केटिंग है। इन दोनों को खत्म करके कंकरेंट लिस्ट के 33वें नंबर पर ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ में उसको जोड़ के ये कानून बना दिए गए। तो ये कानून गैर संवैधानिक है। और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट को जो करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट उससे अलग हट के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन पड़ा है, 3 पिटीशन है। 1, रास्ते खाली करवाओ, 2, किसानों को हटाओ, कोरोना हो जाएगा, और तीसरा, ये जो तीनों कानून हैं, इन तीनों कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो, खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन था, या सुप्रीम कोर्ट को जो काम करना था, केवल इतना करना था, क्या ये तीनों कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हैं या नहीं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद में 4 लोगों की कमेटी बनाई। वो 4 लोग वो थे जो सरकार के पिट्ठू कहो आप उनको, सरकार के प्रवक्ता कहो आप उनको, या जो सरकार कहती है उसी वो करते हैं, और सरकार के इन कानूनों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। जगह जगह उन्होंने स्टेटमेंट दिए, उसमें मीडिया पे भी बोला उन्होंने, और प्रिंट मीडिया में भी उनके लेख छपे हैं उनके पक्ष में, कानूनों के पक्ष में। चारों के चारों वैसे हैं। एक दबाव पड़ा एक पर, क्योंकि पंजाब से थे, उन पर दबाव पड़ा, वो अलग हट गए, बाकी 3 रह गए। और मजेदार बात, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? कहती है ये कमेटी हमने अपने लिए बनाई है, ये कमेटी हमें बताएगी कि इन कानूनों में से क्या हटाया जा सकता है। ये लिखित में है बिल्कुल, जो 12 तारीख का उसका ऑर्डर है जिसमें इसको स्टे किया है इन कानूनों को, वो उसमें लिखित में है कि ये कमेटी हमें बताएगी कि इन कानूनों में से क्या हटाया जा सकता है। हटाने का मतलब यह है, हटाना या जोड़ना, मतलब इसमें संशोधन करना। तो क्या संशोधन की डिमांड कर रहे हैं ये जो है किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं ये गैर संवैधानिक है, इसलिए इन 3 कानूनों को वापस लिया जाए, यही तो कह रहे हैं किसान। लेकिन कोर्ट कह रही है इसमें से क्या हटाया जा सकता है, मतलब संशोधन। तो संशोधन की बात तो सरकार कर रही है कि जो चाहो संशोधन करा लो, वही सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो क्या ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मुंह में सरकार के ही शब्द हैं, और सुप्रीम कोर्ट वही कर रही है जो सरकार चाहती है? तो सुप्रीम कोर्ट का काम सरकार को डिफेंड करना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना है। उस काम को नहीं कर रही वो। और जिन 3 लोगों की कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाई है, 4 लोगों की, 1 हट गए तो 3 ही रह गए। अफसोस, आप कानून पर सलाह मांग रहे हैं,
कानून पर ही तो मांग रहे हैं, इसमें क्या हटाया जाएगा? लेकिन तीनों में से एक भी लॉ की जानकारी किसी को नहीं है, ना कोई एडवोकेट है, ना कि किसी भी लॉ भी कर रखे हो, कोई नहीं है। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी मजेदार बात है कि कानून पर आप सलाह मांग रहे हैं और कानून का जानने वाला ही नहीं है कोई। कम से कम कानून का जानने वाला तो होना चाहिए था, नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल साफ है, सुप्रीम कोर्ट वही कर रही है जो सरकार चाहती है। सरकार के हर काम को, सरकार के हर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट डिफेंड कर रही है और कुछ नहीं है। और यही उसका चरित्र उस समय देखा गया था जिस समय कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की बहुत बदतर हालत थी और हजारों किलोमीटर तक वो पैदल चलकर जा रहे थे, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को अपने पीठ पर, कंधों पर, गाड़ियों पर ले जाके खींच के लेके जा रहे थे। सबने देखा। 62 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, वो भी तब जबकि उससे पहले 5 हाई कोर्ट उन मामलों में सुनवाई कर चुके थे और सरकार के खिलाफ आदेश पारित कर चुके थे। और उस पर भी जब सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर एडवोकेट ने लिख के एक उनको एप्लीकेशन दी, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने 62 दिन बाद सुनवाई करी, जब तक सब कुछ हो ही चुका था। यह है सुप्रीम कोर्ट का रवैया। अब यहां साथी कह के गए थे, इस कानून से केवल किसान नहीं सब कुछ तबाह होगा। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ तबाह होगा। कैसे तबाह होगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, उसको समझें आप जरूर। और मैं ये मानता हूं हम में से हर किसी की ड्यूटी है, केवल मेरी नहीं, यहां बैठे हुए हर साथी की और यहां बैठे हुए जितने भी सामने साथी हैं, हर किसी की यह ड्यूटी है इस बात का प्रचार, इस आंदोलन को मजबूत कराने के लिए, बनाने के लिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी, अपना धर्म समझ के करनी चाहिए, नहीं तो किसी बात का कोई मतलब नहीं है। अब मैं बताता हूं साथियों, इन 3 कानूनों में जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, बहुत छोटा सा संशोधन किया उसमें, कि जो उसमें एक लिमिट लगाई हुई थी कि गेहूं है, या यूं कहें कि अनाज है, चावल है, दाल है, आलू है, प्याज है, तिलहन है जिनसे तेल निकलता, या तेल है, इन पर रोक लगाई हुई थी। तो इससे ज्यादा स्टॉक आप नहीं कर सकते। उसका कारण है, आप हम सब जानते हैं, हमारा देश गरीब देश है। हमारे देश में करोड़ों लोग गरीबी की हालत में रहते हैं और बड़ी बदतर हालत में रहते हैं। जिस देश में 3 लाख लोग केवल भूख से मर जाते हों, जिस देश में लगभग 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करता हो, तकरीबन 11 से 12,000 जो स्टूडेंट हैं वो आत्महत्या करते हैं, 25 लाख लोगों की मौत केवल वायु और जल प्रदूषण से हो जाती है, 30 लाख लोग केवल कैंसर की बीमारी से मर जाते हैं, करीब 20 से 25 लाख लोग टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल नहीं है अच्छे। ऐसे देश में लोगों को रोटी कम से कम मिल जाए, उसकी व्यवस्था के लिए कुछ बंदिशें लगाई हुई थी। 1955 में यह कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया गया था। सरकार ने सारी बंदिशें हटा दी। कोई भी व्यापारी कितना भी स्टॉक कर सकता है। अब क्यों हटाई गई? क्योंकि बाकी जो तो कानून है वो इससे इंटरलिंक है, बिल्कुल इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तीसरे कानून से बंदिशें हटाई गई। कैसे हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी पार्लियामेंट में एक जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, बहस हो रही थी, तो मुझे पता नहीं मोदी जी ने कहा था या कृषि मंत्री ने कहा था कि इसमें काला क्या है, बताएं तो सही, किसान ये तो बताएं इसमें काला क्या है। एक मेरे दिमाग में बात आई, अगर किसी के सामने भैंस खड़ी कर दो और उससे ये पूछो कि इस भैंस में बता काला क्या है, तो क्या बताएगा? भाई भैंस तो पूरी काली है। ये कानून बिल्कुल पूरे काले हैं, इसलिए पहले दिन से किसान कह रहे हैं कि काले कानून हैं, इसमें संशोधन कुछ नहीं हो सकता, केवल रिपील हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। पर मैं एक एक करके आज इस सरकार को बताऊंगा कि इसमें काला क्या क्या है और कितना खतरनाक काला है। ये काली वो नहीं है कि दाल में कुछ काला, ये सारी दाल ही काली है। कैसे? अब बताता हूं आपको। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून मात्र 11 पेज का
और 25 धाराओं का कानून है। और मुख्य रूप से जो धारा हैं जिनको आप कहें वो धारा 3 यानी सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7, दूसरा 9, 10, 11, 13 और 14 और फिर 18, 19, 20, बस यही काम, ये जो सेक्शन है यही काम के, बाकी कुछ नहीं है। इन्हीं से आपको सारी चीज पता लग जाएगी। और जो कानून है वो निजी मंडियों वाला, वो 10 पेज का कानून है, उसमें 20 धाराएं हैं कुल। और ये 1.5 पेज का है संशोधन जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का है। कुल 23 पेज के ये कानून हैं जो इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। लोगों की कल्पना में नहीं है जो तबाही होगी, सोचा भी नहीं होगा लोगों ने। मोदी जी अगर कहते हैं कि कानून बहुत बढ़िया, ये नहीं बताते कानून में क्या है। कहते हैं बहुत बढ़िया कानून है, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा, किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकेगा। अबे 6 कुंटल या 10 कुंटल या 4 कुंटल गेहूं बेचने के लिए लंदन जाएगा कोई? क्या अमेरिका जाएगा क्या? मतलब बड़ी अजीब सी बात है। ये नहीं बताएंगे कि इसका फायदा क्या, बस ये बताएंगे मंडियां खोल दी कहीं भी बेच दे। ये पहले भी था, 1975 से ही था कि किसान अपनी फसल जहां चाहे बेच सके। व्यापारी को जाने की परमिशन नहीं थी, व्यापारी नहीं जा सकता, वो नहीं खरीद सकता कहीं और जाके। ये व्यापारियों के बंधन जो था उसको हटाया गया, नाम किसानों का लिया गया कि किसान कहीं भी बेच सकता। ये सेब कश्मीर में पैदा होते हैं, हिमाचल में पैदा होते हैं, देश के दूर दराज सब इलाकों में मिलते हैं। कैसे नहीं किसान को अपनी फसल बेचने का अधिकार है? नहीं है। शिमला मिर्च शिमला में पैदा होती है, पूरे देश में बिकती है? होती नहीं होती? हर चीज देश के इस कोने से उस कोने तक जाने का, ले जाने का किसान को पूरी अनुमति पहले भी थी। मोदी जी जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अफसोस उन्हें झूठ के अलावा कुछ भी बोलना आता ही नहीं है। बेशर्मी इतनी है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ बोलते हैं और शर्म नहीं आती उन्हें जरा से भी, प्रधानमंत्री होते हुए। ये जो कानून है पूरे के पूरे, प्रधानमंत्री को चाहिए था इन कानूनों की देश की सभी 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जिनको स्थान मिला है, उन 22 भाषाओं में इन कानूनों का अनुवाद कराते, इनका प्रभाव क्या होना है वो बताते। जिस तरह से उनके हर महीने होने वाले जो उनका भाषण होता है ना, मन की बात, काम की बात तो नहीं होती, वो मन की बात, उस मन की बात का हर भाषा में अनुवाद होता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री को चाहिए था इन कानूनों का सभी भाषा में अनुवाद करा के घर घर में उसकी कॉपी भिजवाते और फिर कहते देखो पढ़ लो अपने आप कानून, ये कानून है और ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ना ये बेकार कर रहे हैं। ये तो नहीं किया उन्होंने, ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि कानून क्या है, वो देश को बर्बाद करने वाले हैं। आप ऐसे समझो कि जो लिख दिया है, माना मैं ये कहता हूं 2 - 2 यानी 2 - 2, इसका मतलब क्या? मैं आगे कुछ नहीं लिखता, केवल इतना लिख दूं 2 - 2, इसका मतलब तो 0 ही है ना भाई। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 0 लिखने की जरूरत है क्या? या मैं ये लिखूं 3 × 4, बस आगे कुछ नहीं लिखूं तो मुझे मालूम है कि 3 × 4 का मतलब है 12। मैं 12 ना भी लिखूं तो भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हर किसी को मालूम है। जो प्रभाव है वो लिखा नहीं गया, जो कानून है उसका प्रभाव यही होने वाला है। और क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सेक्शन 3, उसमें जो एग्रीमेंट होगा किसान के और व्यापारी के बीच, उसमें कौन कौन सी कंडीशन लिखी जाएंगी? नंबर 1, किसान अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगाएगा, उस फसल की टाइमिंग क्या होगी, उस फसल का ग्रेड क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी। आगे उस फसल के लिए जो व्यापारी है वो खाद, बीज, मशीन, पेस्टिसाइड, टेक्नोलॉजी, एडवाइस, सारी चीज वही प्रोवाइड कराएगा। वो व्यापारी, कोई और नहीं है, व्यापारी प्रोवाइड कराएगा। उसी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा ये जो फसल है इसकी किस किस समय जांच होगी। 3 बार जांच होनी है। एक जिस समय बोई जाएगी, दूसरा जब फसल कटने के आसपास आएगी, और तीसरा जब कट के व्यापारी अपने घर में लेके जाएगा
उस समय उसकी जांच होगी। 3 बार जांच कौन करेगा? वो सब व्यापारी करवाएगा। तो स्वाभाविक है जो व्यापारी करवाएगा, जिस जांच वाले से व्यापारी के संबंध होंगे, वो व्यापारी की भाषा बोलेगा। हमारे जो वकील साथी वो जानते होंगे, अगर एफएसएल में किसी को मैनेज करना हो तो कैसे किया जाता है। पुलिस वाले को अगर जो है डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेंज करवानी हो तो कैसे करवाते हैं पुलिस वाले। हम सब जानते हैं इस सारी चीजों को, कैसे मैनिपुलेट होती हैं सारी चीजें। तो वो व्यापारी ही ये सारी चीजें करवाएगा। उसी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि इसकी फसल की कीमत क्या होगी, किस रेट में वो इस फसल को खरीदेगा व्यापारी। और इसी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि इसके लिए एक समझौता बोर्ड बनेगा। अगर आपस में विवाद होता है, उस विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें उसमें लिखी जाएंगी। अब चलते हैं हम कि जब पहला किसान का एग्रीमेंट हो गया, कीमत तय हो गई, तो सिर्फ इतना समझिए, जब किसान के और व्यापारी के बीच में कीमत तय हो गई तो सरकार की एमएसपी का क्या मतलब रह गया? क्या किसान को एमएसपी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून में यह तो लिखा नहीं है कि एमएसपी से कम कीमत पर कोई भी एग्रीमेंट होगा नहीं। कानून में तो नहीं है ना। तो एमएसपी अगर सरकार, मैं ये बार बार कहता हूं, लोग कई बार कहते हैं नहीं एमएसपी की गारंटी दे दे। आपको गारंटी की तो बात छोड़िए, अगर सरकार कानून बना के भी आपको दे दे और ये तीनों कानून लागू रहे, तब भी एक भी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बहुत सीधा सा, कोई जटिल नहीं है, बहुत सीधा सा है। जब खेत बोने से पहले ही एग्रीमेंट में फसल की कीमत तय हो गई व्यापारी और किसान के बीच में, फिर एमएसपी कैसे मिलेगी? नहीं मिलती है। कल किसान कहेगा साहब मुझे तो एमएसपी नहीं दी, मेरे तो रेट एमएसपी से कम है, तो सरकार कह देगी, मोदी सरकार तो कह ही देगी, भाई हम क्या करें, ये तो एग्रीमेंट करने से पहले सोचना था। एग्रीमेंट तो तुमने किया है ना, अपनी मर्जी से किया है, हम कैसे कह सकते हैं अब इसमें कुछ भी। और किसान, गरीब किसान, कमजोर किसान, अकेला किसान, और व्यापारी अरबपति, खरबपति, जिसके साथ में पूरा प्रशासन खड़ा है, जिसके साथ में सरकार खड़ी है, इतना मजबूत और बिका हुआ प्रशासन, जिस व्यापारी की चौखट को देश का प्रधानमंत्री चूमता हो, सलाम करता हो, उस व्यापारी के सामने किसी उसकी जो प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीएम, एडीएम, उसकी औकात क्या है? उसे मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री तो इसके साथ ही बैठता, ये प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ धर के चलता, किसी भी तेरा बिस्तर बंधवा देगा, है नहीं है? तो स्वाभाविक है कि जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, वो व्यापारी के साथ खड़ी है, व्यापारी के लिए काम करेगी। न केवल उस तरह से सरकार खड़ी है, बल्कि व्यापारी के पास इतना पैसा है कि मशीनरी को खरीद के अपनी जेब में रखेगा। और हमारे देश में बिकने वाले सरकारी कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो कमजोर किसान अकेला रह गया। अब आप एमएसपी खत्म हो गई, कानून बने तो भी एमएसपी नहीं मिलेगी। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, इसको ऐसे भी समझो कि जियो को जब लॉन्च किया गया, उस समय देश में तकरीबन 12-13 कंपनियां थी जो टेलीकॉम क्षेत्र में थी, जिसमें डोकोमो, एयरसेल वगैरह कई कंपनियां थी जो काम करती थी। आज कितनी हैं? एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया दोनों इकट्ठे हो गए, और जियो 3 के अलावा चौथी कौन सी है? चौथी कोई कंपनी नजर आती है आपको? बीएसएनएल खत्म हो गया जो सरकार का था, वो भी खत्म हो गया। खत्म सरकार ने किया, लेकिन सरकार जब खत्म करती है किसी को समर्थन कर रही है, और यहां तो खुला हुआ है हम दो और हमारे दो, यानी मोदी जी और अमित शाह और इनके दोनों के, ये तो हम दो हो गए और इनके दो हो गए अमित, वो जो है अंबानी और अडानी, तो हम दो और हमारे दो, इनके लिए काम हो रहा है। बहुत सीधी सी बात है। तो उसका आप जो कहना है मोदी जी का, एमएसपी थी, है, रहेगी, कोई मतलब नहीं है, आंखों के सामने है। एक और उदाहरण से समझें, मध्य प्रदेश में पिछले साल इस मॉडर्न मंडी एक्ट को लागू किया गया था। आज वहां का नतीजा, मध्य प्रदेश में 259 यानी 259 मंडियां हैं, 47 मंडियां बंद हो गई हैं।
बीजेपी का राज है उसमें, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। साथ में जो 140 मंडियां हैं, उन मंडियों में 60% काम कम हो गया। इसके अलावा जो 298 उप मंडियां थी, छोटी मंडियां थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। ये इस मॉडल मंडी एक्ट का नतीजा है, जिसे मोदी जी कहते हैं नहीं मंडियों का ऑप्शन ही तो दे रहे हैं, वो भी रहेंगी ये भी रहेंगी और कुछ नहीं होगा, कोई बंद नहीं हो रही। तुम्हारे कहने से नहीं, जो उसका प्रभाव है वो प्रभाव सामने दिख रहा है। एक एक करके जिन चीजों को समाप्त करने के लिए कानून लाए गए हैं, वो चीजें समाप्त हो रही हैं लगातार। अब प्रभाव जो आगे होगा वो बड़ा भयानक होगा। अब आ जाते हैं उस पर। एक चीज आप ये सोचिए कि ये कानून लागू रहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जिस दिन इस कानून के लागू रहते हैं, देश के सभी किसानों का देश के व्यापारियों के साथ में समझौता हो गया पूरी जमीन का कि इस पे क्या उगाना है। उस पल सारा अनाज, सारी पैदावार जो किसान करेगा खेत में होगी, वो सारी पैदावार चली जाएगी उद्योगपति या व्यापारियों के, पूंजीपतियों के गोदाम में। जाएगी या नहीं जाएगी? तो सीधा है, मतलब मुझे नहीं समझता कि इसमें कोई टेक्निकल कोई बात है। एग्रीमेंट हो गया, इसीलिए तो किया जा रहा है। जब एग्रीमेंट हो गया और सारी पैदावार गोदाम में चलेगी व्यापारी के, तो जो 2013 में इस देश की संसद ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया था, जिसके तहत सरकार ने यह माना इस देश में 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको राशन के अनाज की जरूरत है, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और मोदी सरकार ने भी इस कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 1 किलो चना नवंबर तक दिया है। दिया नहीं दिया ये पता नहीं, पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन घोषणा की। इसका मतलब सरकार भी ये माननी है, मोदी सरकार, 80 करोड़ लोगों की हालत इस देश में बहुत बुरी है, उन्हें सरकारी मदद की जरूरत है, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वो कानून बनाया गया 2013 में। अब जरा सोचिए, सारा अनाज जब व्यापारी के गोदाम में पहुंच जाएगा, तो सरकार इन गरीबों को देने के लिए, इन 5 लाख राशन की दुकानों पर अनाज पहुंचाने के लिए अनाज कहां से लाएगी? कोई नहीं सोच रहा इस बात को। गरीब आदमी के तो सोचिए, अनपढ़ आदमी तो सोच ही नहीं था, पढ़े लिखे भी वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं। उनके लिए अनाज कहां से आएगा? अनाज नहीं होगा उनके लिए। और क्यों ये किया है इस कानून के तहत? क्योंकि 2017 में नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग था, उसका जो वित्त सलाहकार है सुब्रमण्यम, उसने बाकायदा सरकार को कहा था, शांताराम कमेटी की भी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, जो बता के गए थे साथी हमारे, उन्होंने तो उस नीति आयोग ने कहा कि सरकार को एमएसपी से और किसान को दी जाने वाली सब्सिडी से बाहर निकलना चाहिए। यह सवाल आया कि तो फिर उनको कैसे देंगे, उनको राशन कहां से देंगे? तो ये कहा कि उनको पैसे दे देना, ये जो खाते खुलवाए ना जनधन योजना वाले, इसमें उनको जो है पैसे दे देना। और इसका भी एक फैक्ट बताऊंगा आपको, बहुत जरूरी आंकड़ा, वो बहुत जरूरी है। आप उसको सोचेंगे कैसे सरकार मूर्ख बनाती है, लोग सोच नहीं पाते तो कटती रहती है गर्दन। तो उनके लिए कह दिया कि इनको पैसे डाल देना। लेकिन क्या वो पैसे इतने बड़े परिवार की, या इतने देश में इतने जो भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके लिए कानून बना, उनके लिए अनाज की व्यवस्था कर पाएगी? नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। पर सरकार को निकलना है, इसलिए सीधे सीधे ना निकल के इस कानून के माध्यम से सरकार उससे बाहर जा रही है। तो एक ही झटके में नाम किसान का लिया, कानून व्यापारी के लिए बनाया, लेकिन 82 करोड़ गरीबों को सफा कर दिया एक झटके में। 5 लाख राशन की दुकानें सफा कर दी। यह है कानून का प्रभाव, जिसको लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने पहले ही दिन से यह कहा था, यह कानून इस देश के सभी लोगों को, और अगर कैलकुलेट कर लें 120 करोड़ से ज्यादा लोगों को पूरी तरह खत्म करने के लिए कानून बनाया गया है, छोटा मोटा नहीं। और 120 करोड़ लोगों को खत्म क्यों किया जाना है, उनको गुलाम क्यों बनाना है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा तभी सफल होगा जब इतनी भारी संख्या में लोग
केवल और केवल गुलाम बनकर रह जाएं और पेट तक ही सीमित रह जाएं, इसके आगे सोच ही ना पाए, तभी हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो है वो लागू होगा। उसी के लिए सीए एनआरसी लाए थे, जिसमें नागरिकता को खत्म करने की बड़ी जबरदस्त साजिश की गई थी। हालांकि आज भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि उस कानून को लागू कर दे, ऐसा झटका उसको लगा। फिर ये कानून अब लेके आए हैं। इसके अलावा अब आप सोचिए, किसान आज स्वतंत्र है। अगर उसे बीज कहीं से खरीदना है, अगर उसे खाद कहीं से खरीदना है, इस दुकान पे ठीक नहीं मिलेगा दूसरी दुकान से खरीद लेगा, उसमें नहीं मिलेगा तो वहां से खरीद लेगा। अगर यहां महंगा है, जहां सस्ता मिलेगा वहां से खरीद लेगा। यहां क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जहां अच्छी मिलेगी वहां से खरीद लेगा। लेकिन इस कानून के बाद जिस पल एग्रीमेंट हो जाएगा, किसान एक भी चीज, खाद, बीज, मशीनरी, कीटनाशक, टेक्नोलॉजी उसी व्यापारी से लेने को मजबूर है, उससे बाहर नहीं ले सकता। अगर लेगा, एग्रीमेंट का उल्लंघन हो जाएगा, व्यापारी किसी भी समय एग्रीमेंट तोड़ के चला जाएगा, फिर आप करते रहिए कुछ भी। खत्म हो गई बात। यह है इस कानून का जो है भयानक पहलू। तो किसान बंध गया। जो किसान आज स्वतंत्र है वो किसान बंध गया। और जिस खेती का एग्रीमेंट हो गया, उस खेती में से अगर गन्ना बोया है, एक भी गन्ना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ले नहीं सकेगा। अगर भुट्टा बोया, मक्का बोई है, एक भी भुट्टा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और दोस्त जा रहे हो उनके लिए भी ले नहीं सकेगा। यानी अपनी ही जमीन पे कहने को मालिक है, लेकिन अपनी ही जमीन पर पहले मजदूर बना और फिर गुलाम बन गया। यह है किसान की बड़ी जबरदस्त पीड़ा, जो किसी को नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से किसान को नजर आ रही है और वो कह रहा है कि कानून वापसी से कम पे कोई बात नहीं। अब इसको थोड़ा सा और आप देखें, इसका असर क्या होगा। जिस जमीन का एग्रीमेंट व्यापारी के साथ में हो गया किसान का, उसे कोई भी बैंक और कोई भी व्यक्ति कर्जा नहीं देगा, लोन नहीं देगा। वो लोन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए मजबूर होगा तो उसी व्यापारी से लेगा वो। आप बहुत प्रैक्टिकल सोचिए कि आपके साथ, माना आपका मकान है या कोई जमीन का टुकड़ा है, आपने किसी से उस पर वो कर रखा है एग्रीमेंट, आपको पैसे की जरूरत है तो उसी से तो मांगोगे, दूसरा तो देगा नहीं। वो कहेगा यार तुमने समझौता तो उनसे कर रखा है और उनके पास है तुम्हारे, मैं कैसे दे दूंगा आपको, नहीं देगा ना। और किसान की स्थिति यह है आज की तारीख में, पूरे देश के किसानों पर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 13 लाख करोड़ का हर किसान कर्जे में है और उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, हारी बीमारी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। कहां से लाएगा वो? मजबूरी में उसी व्यापारी के पास जाएगा वो, और व्यापारी के पास जाएगा, धीरे 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 उसी व्यापारी के कर्जे में वो फंसता चला जाएगा। एक बड़ी इस देश में ट्रेजेडी है, केवल किसान ही ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पैदा की गई फसल की कीमत नहीं लगा सकता खुद। या तो व्यापारी लगाएगा या सरकार एमएसपी घोषित करेगी। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, जो भी काम करते हो, वो जो भी चीज पैदा करते हैं, बनाते हैं, उसकी कीमत वही तय करते हैं, कोई और तय नहीं करता। जिस व्यापारी का उसके साथ में समझौता है, वो व्यापारी उसको खाद, बीज, टेक्नोलॉजी, जो कीटनाशक है, मशीनें अपनी कीमत पर देगा, किसान की कीमत पर नहीं। नतीजा जो होगा उसका, धीरे धीरे उसकी लागत किसान की बढ़ती चली जाएगी, कीमत उसके फसल की कम होती चली जाएगी। लिहाजा वो आने वाले समय में बुरी तरह से कर्जे में फंसेगा, और फिर कर्जे में फंसेगा, कर्जा उससे लेगा, और उसके चंगुल में फंसने के बाद वही हाल होगा जो 1947 से पहले किसान की हालत थी, जिसे आप मुंशी प्रेमचंद के गोदान में देख सकते हैं। अगर इस समय देखना चाहें तो धर्मेंद्र जी की फिल्म है एक गुलामी, उसमें देख सकते हैं, और उससे पीछे चले जाएं तो मदर इंडिया में उसका दर्शन कर सकते हैं। यह स्थिति हो जानी है। तो सरकार कहती है ना कि किसान की जमीन नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ऐसे जाएगी जैसे पहले साहूकार, उससे कर्जा लिया तो पीढ़ियां गुजर जाती थी किसान की, साहूकार का कर्जा नहीं उतरता था। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसके यहां गुलामी करती थी, फिर भी कर्जा जो कि त्यों बरकरार रहता था। ऐसे किसान कर्जदार होगा, ऐसे किसान की जमीन उसी व्यापारी के कब्जे में चली जाएगी।
यही सरकार चाहती है, क्योंकि यही क्षेत्र जो है, खेती का क्षेत्र, ये जो जमीन है यही बची है जो ऐसे बुरे समय में, कोरोना काल में भी जो हमारी धरती है उसने हमें ज्यादा अन्न दिया है, उसकी जो ग्रोथ है लगातार उतनी ही बनी रही, इतने लोगों का वो पेट भरती रही, वो भी, उस पर भी अब गिद्ध नजर इस सरकार की और पूंजीपतियों की, और बिल्कुल सही बात है विदेशी कुछ संस्थाओं की है। आप जानते हैं विदेशी संस्थाएं हमारे देश के विषय में क्या सोचती हैं? विदेशी संस्थाएं देश के विषय में उनका आकलन यह है कि इस देश को, यानी भारत को, अगर 50 लाख करोड़ की संपत्ति हर साल यहां से नोच ली जाए तो भी 100 साल तक हम इस देश को चूस सकते हैं, इसका खून चूस सकते हैं। ये विदेशी जो संस्थान है उनकी नजर है हमारे देश पर। ये सारी चीजें जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, जानना चाहेंगे, सब मिलेंगी आपको, एक एक चीज आपको समझ में आए। ये है वो सारा षड्यंत्र जिसके तहत ये सारी की जा रही है। और कैसे ये दबाव बनाती हैं? कर्जा देके, जो मोदी सरकार ने कोरोना के नाम पर वर्ल्ड बैंक से, IMF से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से 54,000 करोड़ रुपए का कर्जा इसी कोरोना काल में कोरोना के नाम पर लिया। बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं है। तो ये कानून इस तरह से उनको तबाह करेंगे। अब एक बात, अगर एक व्यापारी ही किसान को खाद भी, बीज भी, मशीन भी, टेक्नोलॉजी भी, हर चीज प्रोवाइड कराएगा, तो मार्केट में जो छोटे व्यापारी हैं, जो कोई खाद बेचता है, कोई बीज बेचता है, कोई मशीन बेचता है, क्या वो तबाह नहीं होंगे? बिल्कुल तबाह होंगे, पूरी तरह से तबाह होंगे, खत्म हो जाएंगे वो। अब इसके बाद आप आगे आ जाइए, जो किसान है, किसान से जुड़ा हुआ मजदूर भी तो है। खेती हर मजदूर जिसे हम बोलते हैं, जो खेती में काम करता है, जब किसान तबाह होगा तो क्या वो मजदूर बच जाएगा? इस सरकार ने जो स्थिति पैदा कर दी, हर चीज को निजी क्षेत्र में, हर चीज को निजी क्षेत्र में, शिक्षा में निजी क्षेत्र में, जो चिकित्सा है वो भी निजी क्षेत्र में, सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण भी निजी क्षेत्र में, सब कुछ निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो जो लोग अमीर हैं, वो चंद लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए देश रह जाएगा। गरीब आदमी कैसे जी पाएगा? ना तो एजुकेशन रहेगी उसके पास, ना अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, ना उसे शिक्षा मिल पाए, ना उसको जो है मेडिकल फैसिलिटी मिल पाएंगे। मतलब उसका मतलब यह है कि पुराने जमाने में जो गुलामी थी, उस तरह से गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है, और यह सच है। आगे थोड़ा सा आइए, इसको समझा के फिर एक जरूरी बात आपको बताऊंगा। जब हम इससे, यह हो गया किसान, मजदूर, गरीब, सब सफा हो गए। अब आ जाइए जो मध्यम वर्ग है, या यूं कहो कि जो हजारों नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में ये जो दुकानें मार्केट में खुली हुई हैं, किसी भी तरह की दुकान हो, क्या ये दुकानें बच जाएंगी? जब इस देश में सारा अनाज व्यापारी के गोदाम में जाएगा, स्वाभाविक है पहले साथी कह गए, कीमत बढ़ेगी हर चीज की, हर चीज की, क्योंकि व्यापारी केवल अपने लिए जीता। व्यापारी, मैंने नहीं देखा कि कोई व्यापारी देशभक्त होता है या देश के लिए जीता, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ और पैसे के लिए जीता, इसका और कोई उसका लेना देना नहीं है। मेरा अनुभव तो यह है। तो वो व्यापारी नकली कमी पैदा करेगा, आर्टिफिशियल कमी जो पैदा करेगा, और उसकी जब कीमत बढ़ाएगा फिर ज्यादा कीमत में बेचेगा। तभी वो सही कह के गए हैं कि जो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो अनाज है, वो 100 रुपए, 150 रुपए किलो मिलेगा। इसको ऐसे भी समझो आप कि आलू, अभी जब शुरुआत हुई आलू, तो जो आलू था वो 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो किसान से खरीदा गया। मैंने खुद खरीदा मार्केट में 50 रुपए किलो। आज वही आलू, क्योंकि अब किसान का आलू आने लगा, वो आलू, उसकी कीमत कम हो गई। लहसुन जब किसान से लिया जाता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, राजस्थान की सरकार ने जो उसका रेट तय किया, बढ़िया क्वालिटी का जो लहसुन होता है, 37 रुपए किलो। लहसुन क्या भाव बिकता है मार्केट में? 300 रुपए से 400 रुपए किलो। कैसे हो जाता है यार? ये समझ में नहीं आती। ऐसा कौन सा उसको पर लग जाते हैं, ऐसी क्या उसमें खासियत आ जाती है कि किसान से 37 रुपए किलो बढ़िया वाला और 6 या 7 रुपए किलो जो उससे कम क्वालिटी का होता है, वो सारा लहसुन खरीद के 300 रुपए, 400 रुपए किलो कैसे बिकता है? सरकार कहां है? सरकार का कंट्रोल कहां है? कैसे ये लोग बेच लेते हैं? तो मतलब यह है कि सरकार नहीं है, या सरकार उनके साथ में खड़ी है। तो जब कीमत बढ़ेगी, उसका असर हर किसी पर पड़ेगा। और जब इतने बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे,
गुलाम हो जाएंगे। यानी 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी जब इस देश में गुलाम हो जाएगी, तो ये जो लाखों करोड़ों दुकानें हैं, इन पे सामान खरीदने कौन जाएगा? क्या इन दुकानों में ताले नहीं लग जाएंगे? तो दुकानों में ताले लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश तबाही की तरफ बढ़ेगा। अब एक चीज और समझ, इतना सब कुछ होगा और इसके लिए अगर विवाद होता है तो एक समझौता बोर्ड बनाया गया है। उस समझौता बोर्ड के विषय में उसी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। जो लोग समझौता बोर्ड में होंगे, विवाद होता है तो उनके पास पहले मैटर जाएगा। 30 दिन में वो लोग इस मैटर को सुलझाएंगे। उनके फैसले से अगर कोई भी पक्ष, व्यापारी या किसान, संतुष्ट नहीं है, वो ऊपर एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम 30 दिन में वो सुलझाएगा। अगर एग्रीमेंट में ये समझौता बोर्ड नहीं बना है तो पहला समझौता बोर्ड बनाएगा एसडीएम, 30 दिन वो लेगा और फिर 30 दिन एसडीएम लेगा। मतलब ये होगा कि 60 दिन गए। अब उसके बाद में आएगा डीएम के पास। डीएम के पास जब आएगा तो 30 दिन तो उसके लिए अपील का टाइम, 30 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 90 दिन और 30 दिन में वो तय करेगा। मतलब हो गया कि 120 दिन, यानी 4 महीने। अगर किसी भी विवाद, मतलब जमीन से संबंधित विवाद उलझ गया तो 4 महीने उसके खत्म हो गए। 4 महीने का मतलब यह है, आप और हम किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, जानते हैं। मैंने तो खुद अपने हाथ से खेती की है, मैं तो बहुत अच्छी तरह, 4 महीने में एक फसल तैयार हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ विवाद होने पर किसान की जमीन की एक फसल के लिए झगड़े में अटक गई, तो क्या इससे देश का नुकसान नहीं होगा? तो देश का भी नुकसान, किसान का भी नुकसान। यह है ये कानून। और मजेदार सबसे बढ़िया बात, अगर इस सारे मामले में, इस सारे कानून में कोई भी बात होती है तो सेक्शन 18 के अनुसार न तो एसडीएम, न एडीएम, न डीएम, न ही कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके खिलाफ कोई भी न तो सिविल सूट फाइल हो सकेगा, न क्रिमिनल केस फाइल हो सकेगा, न किसी तरह की लीगल कार्रवाई होगी। मतलब यह है कि आप गर्दन भी काट दो और उसके बाद आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपको सरकार ने बड़े आराम से बचा दिया और कोई भी बात है आप उसके लिए अदालत में नहीं जा सकते। तो मेरा मानना यह है, सुप्रीम कोर्ट को केवल 2 चीजों पर इस कानून को खत्म कर देना चाहिए था। नंबर 1, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 2, जो भी कोई कानून अदालत का हस्तक्षेप खत्म करता हो, अदालत में जाने से रोकता हो, वो कानून अपने आप में ही गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसको वो खत्म करता है। इसलिए वो अपने आप में ही गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हो जाता है। सिर्फ ये 2 वजह काफी है इसको खत्म करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। यह है विडंबना और देश इस मुहाने पर आकर आज खड़ा हुआ है। अब एक बात आपको जो बता रहा हूं, प्रधानमंत्री एक काम करते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जो पिछले 7 बार से दे रहे हैं, 4-4 महीने में देते हैं, 2,000 रुपए 4 महीने में, फिर 4 महीने में 2,000, जो अब तक उन्होंने दी है उसका एक मोटा मोटा सा आकलन जो प्रधानमंत्री की, जो इस किसान सम्मान निधि की जो वेबसाइट सरकारी है उस पर जो आंकड़े पड़े हैं, उससे अगर हम उसे देख लें, अब तक सरकार ने ये जो आंकड़े हैं मैं उनकी बता रहा हूं, एक्चुअल में किसके पास पहुंचा ये कुछ पता नहीं है, एक्चुअल की कहानी कुछ और। फिर भी उन्हीं आंकड़ों को 2 मिनट के लिए सही मान लें तो आज की तारीख में मात्र 1,10,000 करोड़ के लगभग रुपया इन 7 बार में, 4-4 महीने यानी 7 चौक 28, 28 महीने में सरकार ने किसानों को दिया है। सरकार कहती है, सरकारी आंकड़े हैं, देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, जिनमें 85% किसान छोटे और मझोले किसान हैं, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, यानी जिनके पास 5 एकड़ जमीन है। बीघा में करो तो 25 बीघा से कम जिनके पास जमीन है, वो जो है 85% है, मतलब 12.5 करोड़। अब आप थोड़ा सा ध्यान करिए, याद अगर आता हो, प्रधानमंत्री ने कहा था 75,000 करोड़ रुपया सालाना किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में देंगे। अगर 12.5 करोड़ किसानों को देते हैं तो, लेकिन अभी तक मैक्सिमम जो दिया गया है
वो मैक्सिमम 10 करोड़ 40 लाख किसानों की फिगर है सरकार के आंकड़े में, जो सरकार ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं। यानी अभी 12.5 करोड़ को दिया नहीं, इनको जो टोटल दिया 1,10,000 करोड़ इतना दिया। और जो तेल पे पैसा बढ़ाया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, किसानों की। देश से जो लूटा है वो अलग, देश से तो अब तक वो केंद्र और राज्य सरकार मिला के 31 लाख करोड़ रुपया केवल तेल से लूट चुकी है। मैं इसे वसूल करना नहीं कहूंगा, लूट है, इतनी बड़ी लूट कहीं नहीं है। जो तेल 31-32 रुपए में सरकार को पड़ता है, सरकार उस तेल को 90 और 100 रुपए में दे रही है। यानी 300% टैक्स सरकार वसूल रही है। इतनी बड़ी लूट किसी ने देखी होगी? कल्याणकारी राज्य वाली सरकार, जिसको देश के लोगों का भला करना, वो 300% यानी 3 गुना दाम में आपको तेल दे रही है, लूट रही है। आप किसी से क्या उम्मीद करोगे? अगर कोई व्यापारी आपसे इतने लेता है, सरकार कैसे मना कर सकती है? वो कहेगा कि तुम लूट रहे हो 300%, मेरे से कैसे कह सकते हो आप? इसी पेट्रोल डीजल से, केवल मैं डीजल की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार ने जो अब तक डीजल और पेट्रोल से 21,50,000 करोड़ रुपए लूटे हैं। केवल डीजल की अगर बात कर लेते हैं, और उस डीजल में भी जो किसान यूज करते हैं, डीजल जो डीजल पंप में करते हैं और ट्रैक्टर में यूज करते हैं, उस डीजल में देश में खर्च होने वाला 28% डीजल किसान इस्तेमाल करते हैं। उस 28% डीजल की जो कीमत इन 28 महीनों में निकल कर आती है 1,51,000 करोड़। सरकार ने दिया कितना? 1,10,000 करोड़। लोग कहते हैं ना सरकार दे रही है, दे नहीं रही, आपको मूर्ख बनाकर लूट रही है। और यह सरकार, इससे बड़ी लुटेरी सरकार कोई नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। झूठ बोलने वाली और लूटने वाली, बेरहम, बेदर्द और बेशर्म सरकार है। जब मैं इस किसान आंदोलन में, मैं आज 93वां दिन है, 93 डेज आज हो रहे हैं। पहले ही दिन से मैं इस किसान आंदोलन में रहा, सिंगू बॉर्डर पर सबसे पहले गया। जब मुझे बोलने का मौका दिया तो मैंने एक बात कही थी वहां, इस आंदोलन में आप ईवीएम को भी शामिल कीजिए। ईवीएम का मुद्दा अगर शामिल नहीं करेंगे और ईवीएम बरकरार रहती है तो आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। कानून दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वो सरकार, वो लोग जो ये कानून लेकर आए हैं। मैं आज भी गारंटी से कह रहा हूं, और तब भी मैं कह रहा था, मोदी सरकार की इतनी औकात नहीं है, मोदी की इतनी हिम्मत नहीं है जो ये कानून वापस ना लेगा, नाक रगड़ के लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कानून वापस होने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन कानूनों को लाने वाली सरकार अब बरकरार है, और उस सरकार को जब तक ईवीएम को नहीं हटाएंगे उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता। और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश के लोगों की है। केवल मोदी से ये कानून वापसी, मैं इसे नहीं मानता कि इससे कुछ नहीं, मोदी सरकार और साथ में आरएसएस को जड़ से उखाड़ के फेंकना जरूरी है, नहीं तो ये बीमारियां इस देश में किसी ना किसी रूप में बनी रहेंगी। ये काम हमें करना है साथियों। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, इसको जोड़ो, उन्होंने नहीं जोड़ा। मजबूरी मैं भी समझता हूं, उनको लगती है शायद इतनी अभी बोल्डनेस नहीं आई है कि हम इसको जोड़ के चलें। अब तो सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं, आज नहीं तो कल आपको जोड़ने ही पड़ेंगे। तो ईवीएम को हटाना भी सबसे पहली जरूरत है। खैर वो नहीं, हम इस आंदोलन को बहुत जल्दी पूरे देश में ईवीएम उखाड़ने का, ईवीएम खत्म करने का आंदोलन हम अपने स्तर पर शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें आप सबका साथ चाहिए, पूरे तन मन धन से आपका साथ चाहिए साथियों। तो मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा, देखिए डरने की जरूरत जरा भी नहीं है। यह आंदोलन, मुझे कहने में कोई भी झिझक नहीं है, अगर यहां के पंजाब के सिख साथियों के हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में यह आंदोलन नहीं होता, यह आंदोलन शायद कब का खत्म हो गया होता, बसता नहीं आंदोलन। एक मोर्चा, नाम नहीं लूंगा, पर आप समझ लीजिए कि मैं क्योंकि हर मोर्चे पे जाता हूं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, पलवल हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, हर मोर्चे पर जाता हूं। एक मोर्चा कमजोर था, बिकने की भी उम्मीद थी, टूटने की भी उम्मीद थी, लेकिन जिस समय वहां आकर
सिख समाज के उत्तराखंड के सारे साथी आकर वहां बैठ गए, मंच का संचालन अपने हाथ में ले लिया, लंगर की व्यवस्था शुरू हो गई। अब किसी की हिम्मत नहीं है जो उसकी तरफ को झांक भी जाए। तो आपने जो काम किया है वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। और मुझे बहुत खुशी है ये बात कहने में, हरियाणा के भाइयों ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए इस आंदोलन का बहुत मजबूती से साथ दिया। हालांकि दिक्कत उनकी हमारी सबकी एक ही है, फिर भी समय पर अगर भाई खड़ा हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जिस तरह से दूध, लस्सी, सब्जी लगातार पहुंचाई, भर भर के लोग जा रहे हैं, आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, अपने आप में एक तरह से चमत्कार मैं इसे मानता हूं। तो सबने मिलकर जो आंदोलन शुरू किया, आपने जो उसको लीड किया, और इस आंदोलन में जो लंगर की व्यवस्था है ये उसकी रीढ़ बन गई है। इसकी वजह से आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। मोदी को पता नहीं है किन से उलझ गया वो, मोदी को यह एहसास भी नहीं है कि यह आंदोलन कितनी बड़ी शेप लेगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 2024 की बात करते हैं, साथी अभी करके गए थे, 2024 में उसको उखाड़ के फेंकना। मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीति का समाधान राजनीति से ही होगा, यह सच है। लेकिन 2024 में नहीं, 2024 तक अगर मोदी रह गया तो आपके करने लायक कुछ नहीं छोड़ेगा, सबको बेच जाएगा। इसलिए टारगेट जो लेके चलना चाहिए, हम जो लेके चल रहे हैं, 2022 में पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है। उसकी नजर में पंजाब की कोई कीमत नहीं होगी, 13 लोकसभा सीट हैं मान लेते हैं, हरियाणा को भी मिला दो, 10 वो हैं, 23 हो गई, 5.5 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश को कैसे इग्नोर करेगा? 23 करोड़ की आबादी है, 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। इसलिए 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को उखाड़कर फेंकेंगे, इससे कम पे समझौता नहीं है। और उसी के साथ मोदी सरकार को उखाड़ने की तैयारी सबको करनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है साथियों, इसमें कहीं किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। राजनीति से परहेज नहीं करना है, राजनीति को समझना है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना है और इस गंदगी को साफ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।